Hello friends, this is Shekhar sir. Welcome you on my online YouTube channel Aspire English अड्डा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आपका मोटिवेशन, आपका प्यार मिलता रहे और मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हर जो इम्पोर्टेंट बुक है उसे एक्सप्लेन करके आप तक पहुँचाता रहूँ। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर। चूज द वन वर्ड ऑफ द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज इज मोस्ट एक्यूरेटली। यानी एक सेंटेंस दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस वन वर्ड, चूँकि क्वेश्चन कभी कभार क्या होता है घुमा के पूछ लेता है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक से हमारा क्वेश्चन है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। जो फायरवर्क्स की जो आर्ट जिसके पास होती है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? पायरोटेक्निक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, फायरोमैटिक्स, सिकेट्रिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर मैं बता दूँ पायरो एक रूट वर्ड है जो कि फायर का रूट वर्ड है। पायरो या फिर अग्नि, IGNI, अग्नि इग्निशियस वर्ड होता है। तो ये पायरो या अग्नि जो है फायर का रूट वर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पायरोटेक्निक्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूमिस्मैटिक्स होता है रिलेटिंग टू कंसिस्टिंग ऑफ कॉइन्स और मेडल्स। जो व्यक्ति मेडल्स और कॉइन्स इकट्ठे करता है या कॉइन्स इकट्ठे करने का शौकीन होता है विभिन्न प्रकार के, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि 4 पार्ट दिए गए सेंटेंस के और कौन से पार्ट्स में एरर दी गई है। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन को आप थोरोली पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम उसका जो है एरर फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, ये मैटर नहीं करता सॉल्यूशन दिया गया है, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन की जो एरर है वो क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वन है, तो वन की ही बात कर रहा है, सब्जेक्ट एक ही है। वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हर व्यक्ति को जो है, एक व्यक्ति को जो है एडवांटेज का लाभ लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना चाहिए टू टॉक विद द नेटिव स्पीकर से बात करके। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश, यदि हम जो है कि इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इफ़ यू यहाँ पर बात कर रहा है इफ़ वंस वांट, तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। वो सही क्या है, यहाँ पर इफ़ यू के स्थान पर वन होगा, क्योंकि वन चल रहा है, वन के साथ सब्जेक्ट का वंस होता है, उसका पजेसिव केस वंस होता है और वंस ही यहाँ पर जो है एक ही सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है विल बी द राइट। वंस जो है सही होगा बिकॉज सब्जेक्ट वन शुड बी फॉलोड थ्रू आउट इन द गिवन सेंटेंस। वन को ही पूरे सेंटेंस में उसकी ही बात कर रहे हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का क्या मीनिंग होता है? तो इसका होता है एंगर एंड सरप्राइज। इसका जो सही आंसर है एंगर एंड सरप्राइज। इंडिग्नेशन का जो मीनिंग होता है एंगर एंड सरप्राइज। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी आपका ठीक सही होगा। इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, नाराज़ होना, किसी को उकसाना, एनॉयंस, नाराज़ करना, प्रोवोक करना, बाय दैट परसीव द अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी के साथ अनफेयर गलत तरीके से व्यवहार करना, उसे उकसाना, सरप्राइज करना, वो होता है आपका इंडिग्नेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है, आपको समझना है FLUFFY फ्लफ़ी। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है FLU और कन्फ्यूजिंग वर्ड है FLUFFY। सॉरी, यहाँ पर जो है जस्ट मिनट,
ओके, नाउ वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो था फ्लफ़ी की स्पेलिंग पूछ रहा था। फ्लफ़ी, FLUFFY, फ्लफ़ी। तो सही आंसर इसका होगा आंसर ए। फ्लफ़ी जो है सही वर्ड है, FLUFFY, फ्लफ़ी। तो यहाँ पर जो है ए इज़ करेक्टली वर्ड फ्लफ़ी विच मीन्स होता है फ्राइवोलस, सिली और वुली। सिली मूर्खपूर्ण, वुली और फिजी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसांस हैड इज़ फुल इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि जो रेनेसा का जो फुल प्रभाव जो है वो कब देखने को मिला था इंग्लिश लिटरेचर पर। रेनेसा क्या था, सबसे पहले ये जानेंगे। रेनेसा था रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रेनेसा जो था रिवाइवल ऑफ लर्निंग या कह सकते हैं रिवाइवल ऑफ नॉलेज, KNOWLEDG। और ये जो था 14 सेंचुरी में लगभग शुरू हुआ था इससे पहले, और जो है कि ये 16 सेंचुरी में जो है अपने फुल फ्लैश में आ गया था। 16 सेंचुरी मीन्स कह सकता हूँ जो क्वीन रानी थी, एलिजाबेथन क्वीन थी इंग्लैंड में, और शेक्सपियरियन एज था उस समय जो है ये रेनेसा जो था वो अपने फुल फ्लैश में आया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सेंचुरी। इसका जो है आंसर इधर दिया गया होगा। तो बी इसका सही आंसर है। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा इमर्ज्ड इन द इटली। ये इटली से शुरुआत हुई थी इसकी इन द 14 सेंचुरी में। 14 सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये जो है कि जेनिथ अपने पीक पॉइंट पर, जेनिथ चरम पर 16 सेंचुरी में आ गया था, यानी कि विक्टोरियन एज में, सॉरी एलिजाबेथन एज में या शेक्सपियरियन एज में। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉबिलिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। कौन सा वर्क जो नॉबिलिटी है जॉन गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाल्सवर्दी के उसमें। ये नॉवेल्टी या फर्स्ट नॉवल कह सकते हैं, इनका जो है फर्स्ट नॉवल था जॉसलिन। जॉसलिन इज़ ए नॉवेल्टी बाय जॉन गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी डेडिकेटेड जॉसलिन टू जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड जो थे, इनके जो मित्र थे, उनको इन्होंने ये डेडिकेट किया है। और ये 1924 में जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये इनके मित्र रहते हैं। और जो है कि जो नॉवेल लिखने की जो इंस्पिरेशन है वो इन्हीं से ही मिलती है। गाल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड हुआ था 1898 में अंडर ए सिडोनिम जॉनसन जॉन। हालांकि ये इनके सारे नॉवेल्स जो थे शुरुआती इनके फादर की मृत्यु से पहले, इनकी फादर की मृत्यु 1904 में होती है, तो 1904 से पहले जितने भी इनके जो नॉवल हैं वो जॉनसन जॉन, इनके सिडोनिम नेम जॉनसन जॉन के नाम से पब्लिश हुए हैं। और ये जो है इट वाज नेवर रीप्रिंटेड। द नॉवल इज़ ए पैशनेट स्टोरी ऑफ ए इलिसिट लव। एक इलिसिट लव की पैशनेट स्टोरी है, और ये दोबारा कभी रीप्रिंटेड नहीं किया गया। ये पब्लिश हुआ था 1898 में। और इनके मित्र जो है जोसेफ कॉनरेड जो हैं, जब ये यात्रा पर गए थे तब इनके मित्र हुए थे। और ये 1924 तक जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब तक इनके मित्र रहते हैं, और ये कभी रीप्रिंट नहीं हुआ था। और किस नाम से, जॉनसन जॉन का सुडोनिम था, उस नाम से ये पब्लिश हुआ था। आगे देखेंगे व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन विच इन द फॉलोइंग सेंटेंस देयर वाज ए ग्रेट राउंड अप्लॉज्ड। तो यहाँ पर मैं बता दूँ ग्रेट राउंड जो यहाँ पर जो है देयर वाज ए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है अंडरलाइन वर्ड राउंड जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो ये बहुत ही आसान है, इजी है इसको ढूंढना। कैसे ढूंढना इजी है, हालांकि इतना इजी नहीं है, अगर हम समझेंगे नहीं उसको तो हम आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन एक दिया गया है, क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन का वर्ड चेंज कर देगा, लेकिन जो रूल हैं उसे चेंज नहीं किया जाता है। तो इसमें इन द गिवन सेंटेंस द वर्ड राउंड इज़ ए नाउन। एक नाउन है, इसका मतलब नाउन है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है आपका।
एंड ग्रेट इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ क्वालिफाइड द नाउन राउंड। ग्रेट जो है एडजेक्टिव है ये, और ये राउंड को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि ये राउंड जो है ग्रेट राउंड, क्योंकि जो है ग्रेट जो है एडजेक्टिव है, और जो है एडजेक्टिव जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपका नाउन होगा ग्रेट राउंड, क्योंकि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ग्रेट क्या राउंड। तो यहाँ पर देखें ग्रेट, देर वाज ए ग्रेट, ग्रेट क्या है, एक विशेषता है किसकी, राउंड की, तो राउंड ये आपका हो गया नाउन। अगला क्वेश्चन है, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ ए टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेंस। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, एक टाइप ऑफ पोएम होता है, उसमें कंटेंट्स होती हैं ए सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, सेवरल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वन इमेजनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजनरी ऑडियंस, ए सिंगल डायलॉग एज ए पोएम। हालांकि आंसर दिया गया है, लेकिन आंसर को समझना है। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है, वन इमेजनरी स्पीकर, एक काल्पनिक स्पीकर होता है, टॉकिंग टू एन इमेजनरी ऑडियंस, और एक इमेजनरी ऑडियंस से बात कर रहा होता है, वो होता है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ ए पोएम। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, मोनो मीन्स होता है सिंगल, यहाँ पर जो मोनो वर्ड दिया गया है, मोनो मीन्स होता है सिंगल, लॉग होती है स्पीच, यानी सिंगल स्पीच, ड्रामेटिक मोनोलॉग, और वो किस ड्रामेटिक वे में। द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएम स्पोकन बाई करेक्टर, एक करेक्टर के द्वारा बोली जाती है, रादर देन ए पोइट्स, ना कि एक पोइट्स के द्वारा, यानी कि पोइट्स से ज़्यादा जो है करेक्टर के द्वारा। हालांकि पोइट्स ही होता है जो कुछ लिखता है, कहता है, इसमें इमोशन फीलिंग डालता है, लेकिन करेक्टर के माध्यम से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। देमसेल्व्स खुद ही होते हैं वो करेक्टर, इन ए ड्रामेटिक सिचुएशन, एक ड्रामेटिक सिचुएशन होगी तभी उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाएगा। वेयर वाई दैट करेक्टर रिवील्स देयर रिस्पॉन्स पर्सनैलिटी, जो करेक्टर है वो अपनी पर्सनल फीलिंग को बयां कर रहा होता है थ्रू देयर स्पीच, अपनी स्पीच के माध्यम से। इट इज़ ए पोएम, हालांकि एक पोएम होती है, इसका मतलब होता है टू बी रीड टू एन ऑडियंस। इट इज़ ए पोएम दैट इज़ मीन्ड टू बी रीड टू एन ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा रीड की जाती है। द पोएम इज़ ए मोनोलॉग मीन्ड दैट दीज आर द वर्ड्स वन सॉलिटरी स्पीकर, यानी एक अकेले स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं, विद नो डायलॉग कमिंग फ्रॉम अदर करेक्टर, तब अदर करेक्टर्स कोई डायलॉग नहीं आते, यानी कि अकेला व्यक्ति बात कर रहा होता, मोनो मीन्स सिंगल, लॉग मीन्स स्पीच। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, व्हाट इज द ग्रामेटिकली स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एवरीडे जॉइंट्स हैंड्स एंड डांस राउंड। तो यहाँ पर जो है डांस राउंड जो है क्या दिया गया है, डांस राउंड। ये डांस जो हमारा यहाँ पर है, डांस क्या है, वर्ब है, और जब कोई वर्ब की विशेषता बताता है तो वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर डांस राउंड, यानी एवरीबडी जॉइंस हैंड एंड डांस राउंड, एवरीबडी जॉइंस हैंड, हर व्यक्ति जो है जॉइंस जोड़ता है हाथ, एंड डांस राउंड, और डांस करता है घूम घूम कर। तो यहाँ पर जो है राउंड जो है आपका जो है एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है, डांस कर रहा है किस तरीके से, राउंड कर कर के, घूम घूम कर डांस कर रहा है। तो यहाँ पर आप वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द गिवन सेंटेंस द वर्ड राउंड इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज़ क्वालिफाइंग द वर्ब डांस। ये वर्ब जो है क्रिया को क्वालिफाइंग कर रहा है, ये आपका डांस है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, और इनकरेक्ट कौन सा सेंटेंस है और क्यों है, इस बात को भी जानना है। तो पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, बट वन थिंग हाउ एवर हैज़ नॉट चेंज्ड, यू शुड एक्ट लाइक मी। तो ये सेंटेंस बी नंबर सही है, कोई गलती नहीं है। हालांकि यहाँ पर मिस्टेक की है, फुल स्टॉप होना चाहिए, फुल स्टॉप लगा देता हूँ मैं। और वैसे सेंटेंस सही है, स्ट्रक्चर वाइज सही है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, ठीक है सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस है। आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक, तो ये भी आपका सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है आपका, ये भी सेंटेंस सही है। ए नंबर आपका रॉन्ग है। आप क्यों रॉन्ग है चलिए जानते हैं।
इसमें रॉन्ग होने का जो रीज़न है यहाँ पर वट वन थिंग दैट हैज़ नॉट चेंज विल बी द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि यहाँ कोई कॉमा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉमा जो लगा दिया है वो रिलीवेंट है, अनावश्यक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो कॉमा यहाँ पर नहीं आएगा। कॉमा लगने से सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा का कोई यूज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as a naked heaven's majestic free, the above lines written by। ये लाइंस जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लाइंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर सी इसका सही है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई हैं। और देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसमें। These lines have been taken from the poem London 1802। लंदन 1802 जो है, लंदन 1802 जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं, और ये डेडिकेटेड की हैं, रिटन फॉर, किसके लिए लिखी गई हैं? मिल्टन के लिए लिखी गई हैं। जॉन मिल्टन के बारे में बात कर रहे हैं। लंदन 1802 जो पोएम है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, महत्वपूर्ण पोएम है एग्ज़ाम की दृष्टि से। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लंदन 1802, या टू मिल्टन भी कह सकते हैं। वाई विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई ये है। इन द पोएम वर्ड्सवर्थ इन लॉजेस 17th सेंचुरी पोएम जॉन मिल्टन, यानी 17th सेंचुरी के जो पोइट हैं जॉन मिल्टन, उनके लिए कह रहा है कि जब मिल्टन थे तो सारी चीज़ें सेटल थी, और मिल्टन नहीं है अब, तो बहुत हौच पौच का मामला है। बहुत ही अच्छी पोएम है, इसको पढ़ना चाहिए। मिल्टन जो हैं एंड विशेस हिम टू बी अलाइव एट दिस आवर, और वो कहते हैं कि मिल्टन तुम्हें इस समय ज़िंदा होने चाहिए, आज तुम्हारे जैसे पोइट्स की, आज तुम्हारे जैसे कवि की ज़रूरत है। यहाँ पर कह रहा है प्योर नेक्ड हेवन मजेस्टिक फ्री द एबव लाइन्स, बहुत ही अच्छी लाइन है, महत्वपूर्ण लाइन है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, मर्डर ऑफ ब्रदर। यहाँ मैं बता दूँ मर्डर ऑफ ब्रदर, यहाँ रूट वर्ड दिया है मर्डर ऑफ ब्रदर, फ्रैटरी साइड है। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। मर्डर ऑफ फ्रैटरी जो वर्ड है, फ्रैटरी जो है FRATRI, फ्रैटरी जो वर्ड है ये ब्रदर की बात करता है। सॉरोरी सिस्टर की बात करता है, ये सॉरोरी के लिए आएगा। ये होमिसाइड आएगा, होमी मीन्स होता है सेम अपना, और इन्फेंटिसाइड आता है न्यू बॉर्न चाइल्ड। इस तरीके से जो है पेरिसाइड पेरेंट्स के लिए आता है, फिलीसाइड बच्चे के लिए आता है, और न्यू बॉर्न बेबी होता है इन्फेंटिसाइड। तो यहाँ पर फ्रैटरी ब्रदर की हत्या फ्रैटरीसाइड। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया एक्सप्लेनेशन। होमिसाइड जो है द किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग्स बाय अनदर, एक किसी मानव जाति का, ह्यूमन बीइंग्स का किसी अनदर के द्वारा, किसी अदर ह्यूमन के द्वारा किसी ह्यूमन की जो है मर्डर हो जाता है तो उसे होमिसाइड बोलेंगे। इन्फेंटिसाइड इंटरनेशनल किलिंग ऑफ इन्फेंट ऑफ स्प्रिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को मार देना, इन्फेंट्स को मार देना इन्फेंटिसाइड होता है। सॉरोरीसाइड होता है सिस्टर की हत्या, और पैट्रीसाइड, पैट्री PATRI, पैट्री पिता की हत्या होती है। मैट्री माता की हत्या होती है। पेरी वोथ के लिए आता है। और सुसाइड SUICID, सुसाइड SU मीन्स होता है सेल्फ, खुद की हत्या सुसाइड। तो ये वन वर्ड कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो किसके लिए ये लाइन रेफ़र कर रहे हैं? एवर एंड्यूरिंग मैन। तो एवर एंड्यूरिंग मैन जो हैं इनके समय के बहुत ही महत्वपूर्ण पोइट हैं ST कॉलरिज, जिन्होंने कुबला खान लिखा है, और विलिंग सस्पेंस एंड डिसबिलीव जो फ्रेज़ है वो ST कॉलरिज ने दिया है, और इनके बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन तो दिया गया है। सैमुअल टेलर कॉलरिज रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो हैं रेफर्स करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन इन हिज पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी पोएम है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें बताते हैं एवर एंड्यूरिंग मैन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, मार्क द पेयर्स ऑफ द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी सेंटेंस में दिए गए 4 पार्ट हैं, उसमें आपको जो है एरर फाइंड आउट करनी है। इट वाज मीरा यहाँ पे देखिए, इट वाज मीरा, ये मीरा थी, हु जिसने सजेस्ट किया दैट यू बी एट द एंट्रेंस, आपको एंट्रेंस वाली जगह पर होना चाहिए था, टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल। इट वाज मीरा, ये मीरा ही थी, इट हु सजेस्टेड दैट यू, तुम्हें सजेस्ट किया था, दैट एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर। ईच यहाँ पर जो है, ईच एवरेज इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये यहाँ पर जो है ये प्रोनाउन है जो हमेशा फॉलो करता है, ये सिंगुलर होता है और ये फॉलो करता है सिंगुलर प्रोनाउन फॉर्म को। तो यहाँ पर देयर ना होकर के यहाँ पर जो है कि एक्सप्रेशन दिया गया है, वन हिज अराइवल, यहाँ पर हिज अराइवल या हर अराइवल होगा, शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ देयर, देयर के स्थान पर जो है हिज या हर होना चाहिए। ईच इज़ फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन, ईच जो है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट द राइमिंग स्कीम ऑफ पेट्रार्कियन सोनेट। यहाँ पर पेट्रार्कियन जो सोनेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें जानना रहेगा। पेट्रार्क जो है ये इटली के बहुत अच्छे फेमस राइटर रहे हैं। पेट्रार्कियन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट इनके सोनेट कहा जाता है और इनको फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। इसका जो राइमिंग स्कीम है, इसकी राइमिंग स्कीम याद रखेंगे, ABBA CDE, समटाइम्स CDC भी हो जाता है। तो इनकी जो राइमिंग स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम है AB CD EF GG, AB CD EF GG, ये शेक्सपियरियन राइमिंग स्कीम है, शेक्सपियर सोनेट की राइमिंग स्कीम है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोनों, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पेट्रार्क के बारे में बात कर रहे थे, तो पेट्रार्क जो है, पेट्रार्कियन सोनेट जो है एक सोनेट फ्रॉम एसोसिएटेड विद द पोएट ऑफ पेट्रार्क हैव एन ऑक्टेव राइमिंग स्कीम, यानी ऑक्टेव यानी 8 लाइन की राइमिंग स्कीम है, ABBA। और सेस्टेट जो है 6 लाइन जो है, CDE और समटाइम CDC भी हो जाता है। इनके जो सोनेट हैं 2 भाग में बांटे गए हैं, ऑक्टेव और सेस्टिस। और जबकि शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें जो है कि 12 लाइन्स और 2 लाइन का कॉम्बिनेशन है, 1 कपलेट होता है और 3 क्वार्टरन होते हैं। यहाँ पर 2 क्वार्टरन है और 2 टर्सेट है। टर्सेट मतलब 3 लाइन्स पोएम, 3 लाइन स्टैंजा टर्सेट होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसका सही आंसर वी दिया गया है। चूँकि सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, राम कहता है कितना सुंदर ये फूल है। तो सेंटेंस का नेचर सबसे पहले भी समझना है किस प्रकार का सेंटेंस है। चूँकि नरेशन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 5 टाइप्स होता है। राम सेड, राम जो है, राम कहता है हाउ लवली दिस फ्लावर इज़, तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सेड टू को हटाकर। इसका बी नंबर सही है। अब क्यों सही है कैसे समझें। एक्सक्लेम्ड जो है सेड टू को एक्सक्लेम लगा दिया, विद जॉय, दैट लगा दिया, दैट वाज ए लवली फ्लावर इज़, दिस का दैट हो गया, इज़ का वाज हो गया। ये जो है प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया। अब इसमें क्या, ये क्यों नहीं सही होगा, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट लवली फ्लावर वाज। चूँकि बाज लवली फ्लावर बाज ये सेंटेंस होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हालांकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसे असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। और टेंस संबंधी रूल भी चेंज करते हैं। और ये नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होते हैं उसे डिस्टेंस, दूरी चेंज करते हैं, दूरी बताने वाले शब्दों में।
दूसरा क्यों, तीसरा क्यों नहीं होगा, चौथा क्यों नहीं होगा, चौथा जो है राम सेड दैट, सेड का सेड ही रहा, विद जॉय दैट वाज ए लवली फ्लावर। तो यहाँ पर जो है सेड का सेड रहा है, इसलिए ये वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं, इसलिए जो है बी नंबर आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है, कई बार रिपीटेड पोएम है, जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इनने जो है अपने अपने अंधे पर, भाई ये 12th क्लास में पोएम दी हुई है, हालांकि अब सिलेबस चेंज हो गया है। जिन लोगों ने 2017-18 यानी कि 19 से पहले जो किया होगा 12th, उन लोगों को पढ़ने को मिली होगी। बहुत ही इनकी जो है सोनेट है, ये एक बायोग्राफिकल सोनेट है, एक कंप्लेन है ईश्वर को, तो वाई जॉन मिल्टन के द्वारा है। इसमें ये कह रहे हैं द लाइन दे ऑल्सो सर्व, वो भी सर्व करते हैं, वो भी ईश्वर की पूजा करते हैं, वो ओनली स्टैंड, जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बारी का। यानी कि ईश्वर जो है, ईश्वर को किसी आपके अच्छे उपहार और आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के लिए हज़ारों देवदूत हैं और एक आवाज़ में जो है वो रन ओवर द सी, समुद्र पर दौड़े हुए चले जाएंगे, एक आज्ञा कहने, बिना रुके चले जाएंगे। वो जब तक नहीं रुकेंगे तब तक उन्हें रोका नहीं जाएगा। तो ईश्वर के दिए गए हर डिसीजन को स्वीकारना चाहिए और समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट स्पेलिंग इज़ कॉन्सोनेंटल। इसमें ए जो है करेक्ट स्पेलिंग है आपकी कॉन्सोनेंटल। द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज कॉन्सोनेंटल, CONSONTAL कॉन्सोनेंटल, विच मीन रिलेटिंग टू बीइंग और मार्क्ड। इसका मतलब जो है बीइंग और मार्क्ड बाय द कॉन्सोनेंट और द ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट से बना हुआ है कॉन्सोनेंटल, तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, कॉन्सोनेंटल NENT नहीं, NANT होता है, इसमें भी NENT दिया गया है, तो ये तीनों आपके गलत हैं और आपका ए वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा। यानी कि जॉन गाल्सवर्दी के जो आइडियाज़ हैं ड्रामास जो हैं कहाँ से लिए गए। तो इसका आंसर जो दिया गया है, ए नंबर दिया गया है जॉसलिन, बी नंबर आइलैंड फेरिसीज, जो कि सही नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, द इन्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इन्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी से जो है इनके जो आइडियाज़ और ड्रामा का जो आइडिया आया है वो इसी वर्क से आया है, द इन्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी कलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन इन हिज वर्क इंक्लूडिंग शॉर्ट स्टोरीज। इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एसेज हैं एंड ऑटोबायोग्राफिकल रिकलेक्शन है। तो आइडिया का जो ड्रामा आया है द इन्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी से आया गाल्सवर्दी को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, चूज़ वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम ईविल बियॉन्ड करेक्शन। यानी कि क्वेश्चन ये है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम ईविल बियॉन्ड इनकरेक्शन, यानी कि जिसे सुधारा नहीं जा सके, तो उसे बोलेंगे इनकरेजिबल। जिसमें इम्प्रूव करने की गुंजाइश ना हो उसे बोलेंगे इनकरेजिबल। इनकरेजिबल INCORRIGIVL, और करेजिबल जो आपका CORRIGIVLE हो गया, वो सुधार, जिसे सुधारा जा सके, जिसमें मिस्टेक को सुधारा जा सके। चलिए इसका और एक्सप्रेशन दिए गए इनको भी समझ लें। इनकरेजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेक्टिफाइड, जिसको रेक्टिफाइड नहीं किया सकता है, सही नहीं किया सकता है। इम्प्रेग्नेबल, अनेबल टू बी डिफीटेड और ओवरकम, डिफीटेड। अनेबल यानी कि इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का मतलब ये है अनेबल टू बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता है, और ओवरकम जिस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। इन इफ़ है
सी अवेबल, इनअफिसिएबल का मतलब ये अनेबल टू बी इरेज्ड और फॉरगेटेड, जिसको इरेज नहीं, मिटाया नहीं जा सकता है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। इनएफिसिएबल का मतलब है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। इंडेलीबल, इंडेलीबल इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट, इम्पॉसिबल रिमूव करना और फॉरगेट करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसे बोलेंगे इंडेलीबल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रोपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको सुटेबल प्रोपोजिशन जो है सेलेक्ट करना है। इट वाज वेरी जेनरस डैश यू टू ऑफर हेल्प मी, तो इसमें जेनरस ऑफ यू होता है, जेनरस मीन्स होता है मधुर स्वभाव, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। द एडजेक्टिव जेनरस विल बी फॉलोड बाई प्रीपोजिशन ऑफ, जो जेनरस एडजेक्टिव है वो फॉलो करता है ऑफ को। अगला क्वेश्चन है द एडजेक्टिव जेनरस विल बी फॉलोड बाई ऑफ, इसका एक्सप्रेशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। हालांकि आंसर दिया गया है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, डी नंबर दिया गया है। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, हालांकि ये डबल टू के साथ सिंगल टू का कॉम्बिनेशन होता है। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू बी सी यू। अब इसमें ये क्यों सही नहीं है, इनमें गलतियाँ क्या हैं, करेक्ट क्यों नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है करेक्ट दिया गया है ये सही है, ये इनकरेक्ट क्यों है। ही गेव मी मच टू, यहाँ पर डबल वर्ड दिए, मच का भी ज़्यादा होता है, टू का मतलब भी ज़्यादा होता है। आई शैल गो जस्ट नाउ, तो आई शैल गो जस्ट, यहाँ पर जो जस्ट दिया गया है और नाउ दिया गया है वो एक ही बात है। ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, तो यहाँ पर सिंस जो है, हार्डली जो है, ये इसका कॉम्बिनेशन जो है। ऑलवेज गेट सिंस, ऑलवेज गेट सक्सेस, ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली, तो यहाँ पर हार्डली यहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। इसका सही सेंटेंस होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 23, लैप मी इन सॉफ्ट लाइडियंस एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्ड्स सच एज मेल्टिंग सोल, सच एज मेल्टिंग सोल, सोल में पियर्स इन नोट्स विद मैनी ऑफ वाइंडिंग अबाउट द एबव लाइन्स अपीयर। ये लाइन्स जो हैं एल एलेग्रो से ली गई हैं। इसका मतलब है एल एलेग्रो का मतलब है, एल एलेग्रो जो है मिल्टन का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। लेव मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्स, इमोर्टल वर्स सच एज मेल्टिंग सोल में पियर्स इन नोट्स मैनी ऑफ वाइंडिंग पोइट्स द एबव लाइन्स अपीयर्स इन एल एलेग्रो, एक पास्टोरल एलजी है। ये जॉन मिल्टन की पास्टोरल एलजी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जॉन मिल्टन के द्वारा। इसका मतलब होता है हैप्पी मैन, एल एलेग्रो का मतलब है हैप्पी मैन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है मिल्टन्स का जो ऑन शेक्सपियर है जो पब्लिश हुआ था, वो कब पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1930 में। ऑन शेक्सपियर जो है कब पब्लिश हुआ था, 1930 में पब्लिश हुआ था। तो मिल्टन का जो ऑन शेक्सपियर है वाज पब्लिश 1930। इट वाज मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, मिल्टन की जो फर्स्ट पब्लिश पोएम थी जो थी ऑन शेक्सपियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पब्लिश पोएम जो मिल्टन की थी, फर्स्ट पब्लिश पोएम्स इन इंग्लिश जो थी वो थी आपकी ऑन शेक्सपियर, और जो 1930 में पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। इसका जो सही आंसर है वो सी है। कंसीडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस जो है कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर, एरर करना है। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। नाइदर माई ब्रदर, सॉरी नाइदर, हाँ ठीक है, नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है ये आपकी जो सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट टॉपिक से मिस्टेक है।
जिसमें जो है वर जो है नहीं आएगा, चूँकि ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है, क्योंकि इसमें जो वर्ब आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है नाइदर माई ब्रदर, ना तो मेरा भाई, नाइदर और नॉर जो है इसके बाद जो है सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो सेकंड सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर है, फर्स्ट भी है, लेकिन सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। सेकंड आपका है ब्रदर इन लॉ जो कि आपका सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पर वर ना हो करके यहाँ पर होगा वाज। एक्सप्रेशन देखते हैं। द वर्ब एग्रीज विद द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नियरर द वर्ब टू सब्जेक्ट आर जॉइंड विद नाइदर नॉर आइदर और। जब नाइदर नॉर आइदर और दिए गए होते हैं या नॉर और दिए, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका ब्रदर इन लॉ है जो कि आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी आएगी सिंगुलर। आगे देखते हैं। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शन दिए गए हैं सुटेबल प्रपोजिशन फाइंड आउट करना है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स लाइक वायरस ग्रोइंग, प्रिवेंट्स द वायरस ग्रोइंग। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस, न्यू मेडिसिन जो है प्रिवेंट्स करती है वायरस को बढ़ने से, तो वायरस को फ्रॉम बढ़ने से, ग्रोइंग फ्रॉम। प्रिवेंट समबडी समथिंग फ्रॉम, किसी व्यक्ति से बचना, किसी चीज़ से बचना, फ्रॉम आता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज़ नॉट करेक्टली पंचुएटेड। कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली पंचुएटेड नहीं है? तो इसमें जो है बी नंबर पंचुएटेड नहीं है। अब क्यों पंचुएटेड नहीं है इस बात को समझना होगा। ए नंबर दिया राम द सन ऑफ दशरथ, राम अलग है, दशरथ का बेटा अलग है। किल्ड रावण, राम के बेटे दशरथ के बेटे राम ने रावण को मारा। ठीक है ये सेंटेंस। बी नंबर गलत इसलिए मैन ही सेड इज़ पॉलिटिकल एनिमल। तो मैन जो है यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा करने की जरूरत नहीं है। मैन ही सेड या कॉमा लग सकता है, अलग दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो डबल जो है डबल तरह से जो कोटेशन मार्क्स है वो आवश्यकता नहीं है। तो अतः क्वेश्चन नंबर बी आपका गलत है, और जहाँ पर जो है नॉट करेक्ट पंचुएटेड ही पूछ रहा है। सी नंबर आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, ये आपका ठीक है। डी नंबर दिया ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन इवन हिज एनमीज से सो। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ऑनेस्ट पर्सन है, इवन यहाँ तक कि हिज एनमीज से सो, उसके शत्रु भी उससे ऐसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 28। द करेक्टर वीट्रिस एंड वेंडिक्स अपीयर इन द शेक्सपियर प्ले। वीट्रिक और वेंडिक्स जो है किस जो है प्ले में देखते हैं शेक्सपियर के? तो ये जो है सी नंबर मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग में जो है ये करेक्टर जो है वीट्रिक्स और बेनेडिक्ट अपीयर होते हैं। वीट्रिक्स एंड बेनेडिक्स आर फिक्शनल करेक्टर। ये कैसे करेक्टर है? फिक्शनल करेक्टर ने, काल्पनिक करेक्टर इन द विलियम शेक्सपियर प्ले मच एडो अबाउट नथिंग में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड। कौन सी ऑर्म की फॉर्म नहीं है? तो भैया इसमें जान लीजिए पिंडारिक फॉर्म है, हॉरेशियन है, और जो है इरेगुलर भी है, जैकोबियन नहीं है। रेगुलर इरेगुलर है, जैकोबियन नहीं है। पिंडारिक, हॉरेशियन, इरेगुलर आर डिफरेंट फॉर्म्स ओड, ये फॉर्म्स ओड्स के प्रकार हैं, और जैकोबियन कोई ओड नहीं है। जैकोबियन एज है जो कि जेम्स फर्स्ट आते हैं तब माना जाता है उसे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के प्ले के वर्गीकरण में इन विच कैटेगरी डज टू जेंटलमैन ऑफ वरोना कम। टू जेंटलमैन वरोना जो है कौन सी कैटेगरीज़ में आता है? द अर्ली कॉमेडीज़ में आता है, द मैच्योर कॉमेडीज़ में आता है, द सॉम्बर्स प्ले में आता है, या लास्ट प्ले में आता है? तो इसका सही आंसर होगा द अर्ली कॉमेडी। अर्ली कॉमेडी में जो आपका जो है टू जेंटलमैन वरोना आता है आपका, और इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना इज एन अर्ली कॉमेडी रिटन बाई विलियम शेक्सपियर इन 1590 to 94 एंड पब्लिश, फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1623 में, 1623। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 31, इन विच पोएम द वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर वर्थ इज़ व्हाट स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर्स। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन जो है इमोरलिटी ओड की है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आवर वर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग दिस लाइन्स अकर्स इन द पोएम इमोरलिटी ओड। इमोरलिटी ओड जो है इसमें जन्म मृत्यु के बारे में वर्ड्सवर्थ ने बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ओड है। इट इज़ ए हाईली फिलोसफिक पोएम। ये बहुत ही फिलोसफिक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज़ रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। 6 लाइन स्टेंजा में कौन सा वर्क लिखा गया है, इनका कौन सी पोएम है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। इसमें जो है सही आंसर इसका होगा सी नंबर सही है, द वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस जो है 6 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। 7 लाइन स्टेंजा में जो लिखी गई है, इसके बाद की जो पोएम है द रेप ऑफ लुक्री। द वीनस एंड एडोनिस इज सर्टेनली इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स सेंसुअल वर्क, बट सम क्रिटिक्स फील दैट, लेकिन कुछ क्रिटिक्स फील करते हैं दैट वीनस एंड एडोनिस जो है फेलर ऑफ इमेच्योर है। सम क्रिटिक्स जो हैं, कुछ क्रिटिक्स जो हैं ने महसूस किया है, फील किया है दैट वीनस एंड एडोनिस इज़ ए फेलर एंड इन इमेच्योर, मैच्योर नहीं है, एफर्ट दैट इज़ कन्फ्यूज्ड एंड अनसर्टेन। ये कन्फ्यूज बात है, अनिश्चित बात है, बिकॉज द ऑथर वाज हिमसेल्फ अनक्लियर अबाउट द नेचर ऑफ लव। ऑथर ने जो है हिमसेल्फ अनक्लियर है अबाउट द नेचर ऑफ लव एंड जस्ट शेक्सपियर डेस्क्राइब इट। शेक्सपियर ने जो है डेस्क्राइब किया है इसे फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। इसने फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन भी कहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दिस पोएम इज इंस्पायर्ड बाई एंड बेस्ड ऑन स्टोरीज फाउंड इन द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की स्टोरी से ये इंस्पायर्ड है और नरेटेड बाई लैटिन पोइट ओविड। और ओविड पोइट जो है लैटिन पोइट है ओविड। ओविड जो हैं उनके द्वारा नरेटेड हुई है, जो कि लैटिन शेक्सपियर को नहीं आती थी। और ये जो है कि 14 BC से लेकर के AD 1718 में जो है ये पब्लिश हुई है, लिखी गई है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो उसमें देखेंगे इन ऑटोबायोग्राफी जो है कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव। जो ऑटोबायोग्राफी जो है कभी भी नैरेटिव नहीं हो सकती है। क्या, आगे देखते हैं। नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव। एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ इज़ रिटन बाई दैट पर्सन। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जीवन की कहानी होती है और उसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई होती है। सी ऑप्शन दिया है, मेमोराइज डील्स द लीस्ट द पार्ट ऑफ द पब्लिक इवेंट नोटेड पर्सन इज अदर देन द ऑथर। द ऑटोग्राफी इज रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ। ऑथर्स के लाइफ का रिकॉर्ड होता है। ठीक है। सिमल्टेटेड ऑटोग्राफी इज ए डिवाइस ऑफन यूज्ड इन नॉवेल। ऑटोबायोग्राफी जो है इज ए डिवाइस है जो यूज़ की जाती है नॉवेल में। तो यहाँ पर जो ऑटोबायोग्राफी जो है कैन बी, यहाँ पर जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है ऑटोबायोग्राफी कैन बी नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव। क्या कभी ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव नहीं हो सकती है? तो चलिए इस आंसर को देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए होना चाहिए, क्योंकि जो है ऑटोबायोग्राफी, हाँ ए ही है ठीक। इसका ऑटोबायोग्राफी जो है वो कह रहा है कभी भी नैरेटिव नहीं होती, तो नैरेटिव भी हो सकती है। ऑटोबायोग्राफी इज़ ए लिटरेरी जेनर है, सिग्निफाइज द रिट्रोस्पेक्ट नैरेटिव दैट अंडरटेक्स टू टेल द ऑथर्स ऑन लाइफ। ये जो है ऑथर्स के खुद के जीवन के बारे में लिखी हुई होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 40 तक है। इसको समझना होगा। ये पैसेज है,
इसको समझने के लिए पहले पूरा रीड आउट करना पड़ेगा। Now we try fill up the passage given here. Building do not make dash university, तो building do not make a university। यहाँ पर हालांकि यू दिया गया है, शुरुआत में वर्ड जो यू दिया गया है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका हिंदी में करेंगे तो यू वाई आएगा, इसलिए यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी ना होके ए यूनिवर्सिटी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट का जो है बी इज़ राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 35 जो है इट इज़ द टीचर एंड पपिल्स, टीचर और पपिल्स, पपिल्स का मतलब सिस, टीचर और पपिल्स हैं। नॉलेज विच डैश 36 में जो है मेक्स होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है आपका विच मेक्स ऑफ द नॉलेज, विच मेक्स नॉलेज की बात कर रहा है, विच मेक्स बनाती है सोल ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो 36 का मेक्स हो जाएगा, डी नंबर सही होगा इसका। 37 जो क्वेश्चन है सेंचुरी ऑफ जो है इंटेलेक्चुअल, सेंचुरी ऑफ इंटेलेक्चुअल, सेंचुरी ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइफ of the intellectual life of a country, the healthy roots of the national life are to be found in the people। 38 जो है इसका हो जाएगा, people हैं प्लूरल हैं तो they are, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्लूरल जो है ये जो है फर्स्ट पर्सन में आएगा, क्योंकि they जो है people की बात कर रहा है, यू नहीं होगा, वी नहीं होगा। दे जो आर प्लूरल दिया गया है यहाँ पर तो प्लूरल ही आएगा, कौन सा आएगा, वो आएगा आपका दे। अगला क्वेश्चन 39 दे आर वेल स्प्रिंग्स ऑफ द नेशनल अवेकनिंग, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, रिवोल्यूशनरी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। ऑफ सोसाइटी when we give education dash we start a ferment of debate and discussion of first principles। इसमें जो है डिस्कशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स, पहले जो है डिबेट और डिस्कशन हो ऑफ प्रिंसिपल सिद्धांतों। तो इस तरीके से जो है पैसेज मैंने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन 41 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है। यहाँ पर जो है आई वी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, तो यहाँ पर वी के स्थान पर और यहाँ पर वी के स्थान पर कौन सी वर्ब होगी, तो यहाँ सी नंबर सही है, चूँकि सी नंबर इसलिए सही है, यहाँ पर हैडवीन दिया गया है, हैडवीन, तो हैडवीन का कॉम्बिनेशन जो है वाज वर्ब के साथ नहीं बन रहा है यहाँ पर। और बी नंबर दिया है वाज, तो वाज यहाँ पर भी सिचुएशन वाज देयर डिफरेंट। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस जो यदि आपका यहाँ हैड होता है तो यहाँ पर हैड बीन, ये थर्ड फॉर्म है बीन, बी की, वुड हैव बीन, मॉडल परफेक्ट, यहाँ अगर परफेक्ट टेंस दिया गया है तो ये मॉडल परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया होगा तो यहाँ पर वुड हैव प्लस बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वुड हैव बीन। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। और फोर्थ नंबर में हैड आई बीन देयर, तो हैड बीन डिफरेंट, सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट। तो यहाँ पर ये पहले सेंटेंस में जो है दूसरा सेंटेंस जो है ये मॉडल का होना बहुत ज़रूरी है, वुड हैव बीन। इन द थर्ड सेंटेंस एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इन द थर्ड कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस वी यूज़ पास्ट परफेक्ट कंडीशनल क्लॉज, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द रिजल्ट ऑफ क्लॉज, हैड प्लस सब्जेक्ट, वर थर्ड सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर थर्ड। तो यहाँ पर जो है कंडीशनल सेंटेंस का ये पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हैड जो दिया गया है, हैड यहाँ पर इफ़ का भी काम कर रहा है
और हैड का भी, दोनों काम कर रहा है, हैड प्लस वर था। हालांकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैड जो है ये कंडीशन सेंटेंस कभी कभार हैड जो है इफ़ हैड इक्वल टू जो है इफ़ इक्वल हैड, ये जो है और हैड और इफ़ दोनों का काम कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर समझना रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। तो बॉस जो है वांटेड चाहता था, टू नो के साथ लगाते हैं हाउ, नो के साथ लगाते हैं हाउ आई हैड डन द जॉब, कैसे मैंने जॉब की, हाउ आई हैड डन द जॉब। दैट हाउ हैड आई नहीं होगा, हाउ वुड आई हैव नहीं होगा, हाउ हैड आई नहीं होगा, तो हाउ आई हैड होगा, हाउ आई हैड डन द जॉब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर सही है। आगे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया, कंप्लीट द सेंटेंस वी विल वी द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई डन द जॉब। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, 43 में दिया है विच इज़ करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। करेक्ट यहाँ पर ए नंबर जो है वो रॉन्ग दिया गया है। ए नंबर जो कॉम्प्रीहेंशन जो होता है एच ए ना हो करके एच ई होता है, कॉम्प्रीहेंशन। सेकंड नंबर सही है, क्यों सही है, कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल जो है सही वर्ड होता है, कंटेम्प्टिबल। कॉर्पोरल भी गलत है, CORPORAL, कॉर्पोरल ये होता है। तो इस प्रकार जो है बी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए 10,000 सॉ आई एट ए क्लास, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो है बहुत ही अच्छी पोएम है, 10,000 सॉ एट ए क्लास, यानी कि 10 डेफोडिल्स फ्लावर की बात कर रहा है यहाँ पर, डेफोडिल्स फ्लावर हैं वगैरह, एक नज़र में मैंने जो है 10,000 देखे, जो कि इम्पॉसिबल है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपका हाइपरबोली होगा, हाइपरबोली अतिशयोक्ति होता है, हाइपरबोली हाई पावर में बोली, हाई पावर मतलब बड़ा चढ़ा के बोली। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डैफोडिल्स पोएम है उससे लिया गया है। हाइपरबोली का यहाँ एक्सप्रेशन दिया गया, हाइपरबोली इज ए एक्सट्रीम एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मीन टू बी लिटरली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द टर्म नॉवेल रेफर्स, यानी नॉवेल्स के लिए कौन सा वर्ड सही नहीं है। प्रोज फिक्शन होता है, ये सही है। ए प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर एंड प्लॉट, ठीक है। ए ट्रीटीज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम, ये कोई शर्त नहीं है नॉवेल में कि कोई सोशल प्रॉब्लम ही हो, कोई करंट हो, ये कोई सही बात नहीं है। ये जो है उसकी दृष्टि से टर्म नॉवेल्स रेफर्स जो करता है ये इसके लिए उसके लिए ठीक नहीं। डी नंबर देख के, अ लिटरेरी फॉर्म दैट इज डेरिव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला, ये ठीक है, लिटरेरी फॉर्म इटाली के नोवेला से वर्ड लिया गया है नोवेल, जिसका मतलब होता है समथिंग न्यू। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द स्टेटमेंट given to option C is not true about the novel, other statement that are given the option A, B, C true about the novel। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 लाइसेंडर इज ए करेक्टर इन, जो लाइसेंडर करेक्टर है वो किस में है, विलियम शेक्सपियर के प्ले में दिया गया है। तो ए नंबर इसका सही है, आ मिडसमर नाइट ड्रीम। लाइसेंडर इज ए फिक्शनल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम, जो मिडसमर नाइट ड्रीम है इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसका नाम है लाइसेंडर। ही इज़ ए यंग मैन हु फॉल्स लव विद द ब्यूटीफुल वुमेन नेम्ड हर्मिया। लाइसेंडर जो है एक मिडसमर नाइट ड्रीम में कैरेक्टर है, जो है कि जो एक महिला होती है, ब्यूटीफुल वुमेन होती है, इसका नाम होता है हर्मिया, उसके प्रेम में पड़ जाता है। और ये लाइसेंडर एक विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47,
A 7-line iambic pentameter stanza rhyming AB 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 BCE is called। तो 7 राइम स्टेंजा जो है इसे राइम रॉयल भी कह सकते हैं। द राइम रॉयल स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स यूजुअली आइम्बिक पेंटामीटर, यहाँ तक आइम्बिक पेंटामीटर होता है। इट इज़ ए स्टेंजा फ्रॉम वॉट द इंट्रोड्यूस इनटू ए पोएट्री बाय जॉफरी चौसर। ये जो है पोएट्री में जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जॉफरी चौसर ने। ये राइमिंग स्कीम इसकी होती है ए बी बी सी सी। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है। ऑफ एजुकेशन जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, एरोवेज़ का लिखा गया है, ऑन शेक्सपियर लिखा है, अल्मा ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये आपका जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो डी नंबर आपका ऑप्शन ठीक है। 49 माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट एज योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट योर इंटरेस्ट। तो इसका बी नंबर सही है। माई व्यू डिफरेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम, शुड नॉट बी डिफरेंट टू योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर फ्रॉम और टू यानी कि बी नंबर आपका ठीक है, ऑप्शन बी। माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरा जो व्यूज़ है हो सकता है डिफरेंट फ्रॉम योर्स तुम्हारे से, बट यू शुड नॉट बी डिफरेंट, लेकिन आप डिफरेंट नहीं होंगे टू योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट। तो यहाँ पर व्यूज़ की बात कर रहा है तो यहाँ फ्रॉम आया, और इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो टू आया। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। इन द फॉरसाइट सागा द फॉरसाइट बिलोंग टू, फॉरसाइट बिलोंग करता है तो इसका क्वेश्चन आंसर सी सही है। यहाँ पर जो है इसका जो प्रिंटिंग जो है, बुक का प्रिंटिंग जो है उसमें मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, तो सी नंबर सही है। यहाँ पर जो फैमिली है, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर, एक काल्पनिक द्वीप पर इस कहानी को सेट किया गया है। और इन द फॉरसाइट सागा एक्सप्रेशन देखें, इन द फॉरसाइट सागा द फॉरसाइट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर, फॉरसाइट फैमिली फ्रिक्शनल अपर मिडिल क्लास, और ये अपर मिडिल क्लास को इसमें शो किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। क्लास इंग्लिश फैमिली क्रिएटेड बाय जॉन्स गाल्सवर्दी इन हिज नॉवेल सीक्वेंस ऑफ फॉरसाइट सागा। क्वेश्चन नंबर 51 question is here. Some statements have been given here for tragedy. Find out the correct statement. यहाँ पर ट्रेजिडी के लिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। यानी कि इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्टिंग लीडिंग ए जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो। तो इसमें कोई ट्रेजिक हीरो कंक्लूजन कोई जॉयस नहीं होता है। बी नंबर है, दूसरा दिया है द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ अवर पिटी एंड टेरर। जो ट्रेजिक हीरो होता है विल इवोक करता है पिटी और टेरर, ये ठीक है। अगला दिया गया है द हामर्सिया बिकम द रीज़न ऑफ हिज डिमाइस। जो हामर्सिया जो है रीज़न ऑफ हिज डिमाइस, तो इसका जो है चौथा है द एनाग्नोरिसिस इज ट्रेजिडी सेवरल इन हिज फॉर्चून रिवर्सल इन हिज फॉर्चून फ्रॉम द हैप्पीनेस टू डिसास्टर। यानी कि एनाग्नोरिसिस जो है ना इन ट्रेजिडी इज रिवर्सल हिज फॉर्चून फ्रॉम द हैप्पीनेस टू डिसास्टर। हैप्पीनेस से डिसास्टर नहीं होता है, बल्कि जो एनाग्नोरिसिस होता है, जो ट्रेजिडी जो उसने गलतियाँ की उनका ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर, यानी कि जब करेक्टर जो मेन करेक्टर होता है फॉल्ट करता है, मिस्टेक करता है, इससे उसका डाउनफॉल होता है और एकदम से अचानक उसे पता चलता है कि इस मिस्टेक की वजह से, इस हेमरसिया कमी की वजह से मेरा ये पतन हुआ है, उसे बोलते हैं एनाग्नोरिसिस। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन ठीक है, जिसमें जो है कि सेकंड और थर्ड नंबर ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। पेरेफिसिया क्या है? सडन रिवर्सल।
रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस। पेरिपेटिया जो है एकदम से अचानक से जो हीरो होता है उसके करैक्टर में एकदम से अचानक से बदलाव आता है, उसकी किस्मत में, उसकी परिस्थितियों में, वो होता है पेरिपेटिया। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो जॉन गाल्सवर्दी ने कौन सा प्ले नहीं लिखा है? तो जॉन गाल्सवर्दी ने जस्टिस प्ले लिखा है, सिल्वर वॉक्स भी लिखा है, स्ट्राइप भी लिखा है, द एप्पल कार्ट नहीं लिखा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एप्पल कार्ट जो है ये जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया है 1928 में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला क्वेश्चन है विच इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। हाईलैंड लेस जो है वो एक लड़की है स्कॉटलैंड की जो अकेली घाटी में गीत गा रही है, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं उसके गीत को बहुत ही आराम से एकांत में बैठकर सुन रहे हैं, और वो गैलिक लैंग्वेज स्कॉटिश लैंग्वेज में गा रही है, और उसकी भाषा हालांकि समझ में नहीं आ रही है लैंग्वेज, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। द सॉलिटरी रीपर एक्सप्रेशन दिया, द सॉलिटरी रीपर जो है एक लिरिकल पोइट्री है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, दैट पब्लिश 1807 में एक कलेक्शन आता है, इन द कलेक्शन ऑफ पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स। कलेक्शन ऑफ पोइम इन 2 वॉल्यूम्स जो है इसमें इनकी पोइम पब्लिश्ड होती है। और सॉलिटरी रीपर जो है एक पास्टोरल स्नैपशॉट है ऑफ ए यंग वुमेन। एक यंग वुमेन है वर्किंग एलोन इन ए फील्ड, और अकेली खेत में काम कर रही है हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड की पहाड़ियों की घाटी के बीच में। अगला क्वेश्चन है जैक वार्थविक इज करेक्टर इन। जैक वार्थविक जो करेक्टर है वो किस में है? तो इसमें जो इनका फर्स्ट प्ले है द सिल्वर वॉक्स, जो कि जॉन गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले है द सिल्वर वॉक्स, जो कि 1906 में आया था, इसमें जैक वार्थविक जो है करेक्टर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सिल्वर वॉक्स इज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, जैक वार्थविक सन ऑफ मिस्टर वार्थविक। जैक वार्थविक जो है बेटा है मिस्टर वार्थविक का, जो कि ये जो है एक प्रोस्टिट्यूट का पर्स चुरा के ले आता है, और वहीं से कहानी एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती है। इसका जो नौकर होता है वो चुरा ले जाता है सिल्वर वॉक्स। जो मिस्टर वार्थविक है एक मेंबर है ब्रिटिश पार्लियामेंट का। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज रिटन बाय एन ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो ऑथर। तो ऑटोबायोग्राफी में बता दूं, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, बायोग्राफी जीवनी, यानी जब कोई पर्सन, जब कोई ऑथर, जब कोई व्यक्ति किसी खुद के बारे में अपनी सेल्फ लाइफ हिस्ट्री जब लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ये आपका ए नंबर ठीक नहीं है, सही नहीं है। आगे देखते हैं। ऑप्शन बी, इट इज़ रिटन बाई ए स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो स्कॉलर, ये सही नहीं है। फेलो स्कॉलर के बारे में जो स्कॉलर नहीं लिखता है अपने फेलो स्कॉलर के बारे में, ये तो बायोग्राफी हो जाएगी, पूरे के बारे में लिखता है। इट इज़ ए मेमोर, ये मेमोर भी नहीं होता है। तो क्या होता है भैया, आगे देखते हैं। इट इज़ फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कन्फेशनल ऑफ सेंट अगस्टीन रिटन बाई 4th सेंचुरी। ये इसमें क्वेश्चन आंसर जो है बहुत ही घुमा के दिया है। समझ, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कन्फेशनल ऑफ सेंट अगस्टीन रिटन बाई 4th सेंचुरी। ये आपका डी नंबर इसका आंसर ठीक है। तो द स्टेटमेंट द फर्स्ट फुली डेवलप्ड, इसका मतलब क्या है? द फर्स्ट फुली डेवलप्ड, पहली जो पूर्ण तरीके से डेवलप्ड जो ऑटोबायोग्राफी थी, जो ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्रभावित थी, द कन्फेशनल ऑफ सेंट अगस्टीन बाई 4th सेंचुरी इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, जो कि 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क्स नहीं लिखा गया है? तो इसमें जो है ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी, ये मिल्टन का वर्क है। ऑन द लेट मैसाकर ऑफ पाइमोंट्स, ये भी मिल्टन का वर्क है।
द इनर विजन जो है ये मिल्टन का वर्क नहीं है। द इनर विजन जो है ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 ये भी मिल्टन का वर्क है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सी होगा। 57 द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग जो है गायना इकोलॉजिस्ट, गायना इकोलॉजिस्ट। तो इसका जो है सही आंसर दे रहे हैं डी नंबर, गायना इकोलॉजिस्ट जो होता है। द करेक्टली वर्ड इज गायना इकोलॉजिस्ट विथ मीन्स डॉक्टर स्किल्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स, जो महिलाओं के विशेषज्ञ होते हैं, वीमेन स्पेशलिस्ट होते हैं, वीमेन डिजीज स्पेशलिस्ट होते हैं, उन डॉक्टर्स को गायना इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कैरेक्टर ऑफ वैलिड, वैलिड, वैलिड का कौन सा मेजर कैरेक्टर नहीं है? तो देखते हैं। इट टेल्स ए स्टोरी, एक ये कहानी कहती हुई कविता होती है, म्यूजिकल अकम्पनीड ग्रुप के साथ। इट इज़ यूजुअली डील्स विद ए सिंगल एपिसोड, ये सिंगल एपिसोड भी हो सकता है, ठीक है। सी नंबर दिया है, इट इज़ ए कॉमिक इन नेचर, ये नेचर में कॉमिक नहीं होती है। डी नंबर दिया है, द स्टोरी इज़ टोल्ड थ्रू द डायलॉग, ये डायलॉग के माध्यम से गा गा कर कहानी, कविताओं के माध्यम से कहानी गा गा कर बताई जाती है, उनके एक्शंस को, हीरो की कहानी या किसी बहुत ही महापुरुष के बारे में बताई जाती है। तो इसका सी नंबर इसका गलत है, इट इज़ ए कॉमिक नेचर नहीं होती है। सी नंबर दी, वेल इट इज़ ए फोक नैरेटिव पोएम होती है, सेट टू म्यूजिकल यूजुअली 4 लाइन स्टेंजा कॉल्ड क्वार्ट्रेन, ये स्पेशली जो है 4 लाइन स्टेंजा होती है, इसे क्वार्ट्रेन कहा जाता है। अगला वर्ड दिया है, द वर्ड्सवर्थ द वार्डरर कॉमिक अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो वर्ड्सवर्थ ने कोई प्रोज तो ज़्यादातर लिखा ही नहीं है, ये इसने वर्स के लिए जाने जाते हैं, तो वर्स ट्रेजेडी है ये वार्डरर, और वार्डरर जो है सिंगल वर्स प्ले है, अकेला इनका एक ही प्ले है, द वार्डरर्स। द वार्डर्स इज ए वर्स ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, ये 5 एक्ट ट्रेजेडी है, और ये वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट मेजर वर्क है, सबसे बड़ा पहला वर्क है जो 1796-97 में आया था। अगला क्वेश्चन है 60, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस दिया गया है उसमें एरर फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं भैया कौन सा सेंटेंस है और क्या एरर है। राजीव वाज हैप्पी, राजीव खुश था, दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग। अब यहाँ पर संजय और सिस्टर दो सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर संजय और जो है एंड से जुड़े हुए हैं, तो सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तो वर भी यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, वास के स्थान पर वर होगा, तब आपका सही होगा, अतः बी नंबर आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट ए नंबर इसका सही है, करेक्ट स्पेलिंग जो आपकी होगी इनक्रिप्ट होगी, ए नंबर ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, मार्क द पार्ट विद द 4 ऑप्शन ऑफ द एरर, रीड द सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको मार्क करना है पार्ट को, एरर फाइंड आउट करनी है। ई सीक्रेट, इसमें दिया है ई सीक्रेट विच ए पर्सन स्मोक डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, तो यहाँ पर एक फैक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर मे नहीं आएगा, यहाँ पर ही मे गेट इन प्लेस ऑफ यू मे, यहाँ पर जो है ये जो है ही मे गेट नहीं आएगा, ही मे गेट इन प्लेस ऑफ यू मे गेट, ही मे गेट आएगा यू मे गेट के स्थान पर, चूंकि जो है यू जो है ना, यू जो है नहीं आएगा, चूंकि यहाँ पर जो है ईच सीक्रेट विच ए पर्सन जो है आपका सिंगुलर है, स्मोक डज सम हार्म्स एंड इवेंचुअल ही मे गेट, यू मे गेट के स्थान पर ही मे गेट आएगा, या फिर यहाँ पर ही गेट कर दो, मे नहीं आएगा, क्योंकि मे यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक फैक्ट की बात कर रहा है, बिल्कुल फिक्स बात कह रहा है, तो ही गेट ए सीरियस डिजीज़, मे भी हट सकता है, यू भी हट सकता है, यहाँ पर डबल मिस्टेक है। यहाँ पर जो दिया है ही मे गेट इन प्लेस ऑफ यू के स्थान पर ही मे गेट किया जाएगा, तो यहाँ पर मेरा मानना है कि मे बताता है पॉसिबिलिटी, तो मे के स्थान पर यहाँ पर डायरेक्ट एक फैक्ट है, कोई संभावना नहीं है,
और यहाँ पर ही जो है ए पर्सन है, तो ए पर्सन के अनुसार यहाँ पर यू नहीं होगा, यहाँ होगा ही। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में से मोस्ट तो फुल दिया है, फुल के साथ ऑफ आता है, बहुत ही इजी है, इसका आंसर हो जाएगा बी, फुल ऑफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप। ये यहाँ पर जो राउंड जो है, फर्स्ट टू राउंड, यहाँ पर जो राउंड जो है, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड, टू के बाद यहाँ पर वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है ये। हालांकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, टू दिया गया है, लेकिन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, डी वर्ब। इन द गिवन सेंटेंस टू राउंड इज एन इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब को बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। एन इन्फिनिटिव वर्ब इज एसेंशियल द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब विद द वर्ड बिफोर इट, टू बिफोर इट, यानी कि वर्ब से पहले जब टू आता है तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। अगला क्वेश्चन 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट द क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा के बारे में कौन सा सेंटेंस ट्रू है। इट इज़ ए ड्रामा फुल ऑफ ट्रीचरी एंड इंट्रीग्यूस। ये ड्रामा है फुल ऑफ ट्रीचरी है, इंट्रीग्यूस है। एक क्लोजेड ड्रामा एसेंशली हैज़ ए डबल प्लॉट्स। क्लोजेड ड्रामा का जो होता है डबल प्लॉट्स होता है। A closed drama is intended to be read rather than to be staged on a theatre. It deals with a gentleman and ladies living with the policy. So I hope the correct answer should be in this question option C. जो क्लोज्ड ड्रामा होता है इंटेंडेड होता है टू बी रीड, ज़्यादा जो परफॉर्म करने थिएटर से परफॉर्म करने से ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है वो होता है केवल पढ़ने में। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, 65 का क्वेश्चन नंबर सी। देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सी सही है। नरेशन दिया गया है इसका, ए क्लोज्ड ड्रामा इज ए प्ले दैट इज नॉट रिटन विद द इंटेंशनल अचीविंग स्टेज प्रोडक्शन। इट इज ड्रामा सूटेड प्राइवेटली फॉर रीडिंग रादर देन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, द प्रोज गॉथिक नॉवल डिनोट। गॉथिक नॉवल जो है वो किसको डिनोट करता है, मिडिएवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर वर्क, गलत है, मिडिएवल टाइप के आर्किटेक्चर वर्क को नहीं करता है। इसका बी आंसर सही है। बी आंसर में क्या दिया गया, इट इज टाइप ऑफ प्रोज, ये प्रोज का टाइप होता है, फिक्शन होता है, विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एज, जो मिडिल एज में सेट किया गया, ऑफन सफिशिएट विद ग्लूमी कासल, जो एक कैसल जो किला होता है, ग्लूमी अंधेरा वाली जगह होती है, भूतिया नॉवल कह सकते हैं इसको, गॉथिक नॉवल को घोस्ट वाला नॉवल कह सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, द प्रोज गॉथिक नॉवल डिनोट्स ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एज, जो मिडिल एज में सेट किया गया था, ऑफन सफिस्ड with gloomy castle wherein the character maybe have been even overwrought emotions resulting in crying and emotional speech। इसमें इमोशन होता है, क्राइंग होती है, इमोशनल स्पीच होती है। क्योंकि ये भूतिया वाले भयावह नॉवल होते हैं, इन्हें गॉथिक नॉवल कहा जाता है। गॉथिक नॉवल को याद करने के लिए घोस्ट वाला नॉवल, जी फॉर गॉथिक, जी फॉर घोस्ट। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस ए मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएट्स अस टू कंसेप्ट ए थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट और सिंपली एंटरटेन इज। तो ये होता है एनी शॉर्ट कंपोजिशन होती है इन प्रोज दैट अंडरटेक्स डिस्कस ए मैटर, एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के सटीक किसी नॉलेज को बयां करता है। अस हमें टू एक्सेप्ट थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट, सिंपली इंटरटेन इज। सिंपली इंटरटेन जो होता है वो है आपका
इसका सही आंसर दिया है बी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी किसी जीवन के बारे में, किसी अन्य पर्सन के बारे में लिखी हुई एक कहानी होती है, पूरी लाइफ स्टोरी होती है किसी अन्य पर्सन के द्वारा लिखी हुई अन्य पर्सन की। ऑटोबायोग्राफी होती है एन अकाउंट होता है पर्सनस लाइफ रिटन बाय देयर पर्सन, यानी खुद के द्वारा लिखी हुई जीवनी। ओड क्या होता है? एक पोएम होती है, एक्सप्रेस करती है राइटर की थॉट को एंड फीलिंग्स को अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट को। ओड जो होते हैं प्रेजिंग सॉन्ग या प्रशंसा गीत कह सकते हैं। ऐसे जो है, इसके जो फादर ऑफ ऐसे जो है मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। माइकल डी मोंटेन, माइकल डी मोंटेन जो हैं इसके फादर ऑफ ऐसे हैं, जो कि एक फ्रांस के एक थिंकर थे, विचारक थे। और बैकन है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, और प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे चार्ल्स लैम। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है बायोग्राफी एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ, सॉरी हो गया है ये। 68 क्वेश्चन दिया है। पिक आउट द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द सेंटेंस सो एज द कंप्लीट देम। तो इसका होगा वी डिडंट गेट होम एट 2 AM, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स टाइम दिया गया है, फिक्स टाइम के लिए यहाँ पर एट आता है। तो यहाँ पर जो है एट आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको लग रहा है आफ्टर आएगा, आफ्टर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एट। एट 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 2 AM, 2 AM कह सकते हैं, या एट 2 o'clock कह सकते हैं। एट इज़ यूज्ड फॉर द एग्जैक्ट टाइम। एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल टोल्ड। दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल टोल्ड। दिस स्टोरी इज़ नैरेटिव ब्यूटीफुली। इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, तो देखते हैं। दिस स्टोरी इज़ कम्युनिकेटेड सो ग्रेसफुली। हाउ ग्रेसफुली द राइटर इज द टेलिंग दिस स्टोरी। हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टोरी इज टोल्ड। हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टोरी इज टोल्ड। दिस स्टोरी इज वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड। हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टोरी इज टोल्ड। तो यहाँ पर जो है आई थिंक डी ऑप्शन शुड बी राइट। लेट्स चेक द आंसर what will be correct. Okay, D option is right here. Question number 70 देखते हैं। Find out the most suitable preposition from the given option. I broke this glass by accident. Accident, by accident, अचानक से टूटा है तो by accident आएगा। by is the most suitable preposition, fill in the blank. 71 the line डाई शोल वाज लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये लंदन 1802 के द्वारा पोएम है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। मिल्टन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लंदन 1802 या टू मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन लाइन्स। ये लाइन्स जो हैं किस ऑथर के द्वारा लिखी गई हैं। फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ इज अनब्रेड एड यू वर बॉर्न वाज ब्यूटीज समर डेड। तो ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। ये जो लाइन है फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस दाउ इज अर्व्ड एर यू वर बॉर्न वाज ब्यूटी समर डेड इज, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है सोनेट नंबर 104 से। कॉक्सन कैरेक्टर जो है वो किस में है? तो कॉक्सन कैरेक्टर जो है जॉन स्काल्सवर्दी का जो एक जस्टिस प्ले है, वाई जॉन्स गाल्सवर्दी जस्टिस प्ले है, इम्पोर्टेंट प्ले है। तो वहाँ पर कॉक्सन जो है कैरेक्टर है। कॉक्सन इज़ ए मैनेजिंग क्लर्क इन ए सॉलिसिटर। सॉलिसिटर ऑफिस जो है एक वकीलों का, लॉयर का ऑफिस जो है उसमें एक मैनेजिंग क्लर्क है। अगला क्वेश्चन 74 आ स्टोरी इन ए वर्स प्रोज। वर्स प्रोज में एक स्टोरी कही जाए विद डबल मीनिंग पॉपुलरली, तो एलेगरी होता है। एलेगरी क्या होता है? एक स्टोरी होता है वर्स और प्रोज विद सुटेबल मीनिंग।
सॉरी डबल मीनिंग, यानी कि एक उसके मीनिंग के पीछे एक और मीनिंग छुपी होती है। डबल मीनिंग में कोई बात कहते हैं तो वो एलेगरी होती है। सटायर क्या होता है? सटायर जो है ए लिटरेरी डिवाइस होती है फॉर द आर्टफुल रिडिक्यूल ऑफ टॉली, यानी कि किसी लिटरेरी डिवाइस यानी आर्टफुल, किसी आर्टफुल से रिडिक्यूल, किसी का मजाक करना, ऑफ ए टॉली नहीं होगा, फॉली, फॉली होगा यहाँ पर, और वाइस एज ए मीन्स ऑफ एक्सपोजिंग करेक्टेड। सटायर जो है किसी को सुधार करने के लिए, किसी को मजाकिया वे में उसका मजाक करना, उसे बोलते हैं सटायर। आयरनी क्या है? द यूज़ ऑफ वर्ड एक्सप्रेस समथिंग अदर देन स्पेशली अपोजिट द लिटरल मीनिंग, यानी वर्ड कुछ और कह रहे हैं और उसका मीनिंग उल्टा है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं समंदर के किनारे बैठा हूँ और प्यासा बैठा हूँ, तो यहाँ पर आयरनी होगी, विडंबना होगी। एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो एंशियंट मैरिनर है उसमें पंक्तियाँ दी गई हैं, लाइन दी गई हैं, वाटर 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 एवरीवेयर वाटर बट देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, चारों तरफ पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है, तो यहाँ पर आयरनी होगी, विडंबना होगी। फेबल क्या होता है? एक कहानी होती है, नैरेटिव फॉर्म होता है, यूजुअली फीचरिंग एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में, बिहेव द स्पीक्स एंड ह्यूमन बींग्स। एनिमल जो होते हैं ह्यूमन बींग की तरह दिखाए जाते हैं कैरेक्टर, वो होता है फेबल। ये भी एक मोरल कहानी होती है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 75 व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट? तो अपोजिट का करेक्ट मीनिंग होगा सुटेबल। अपोजिट जो है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट? अपोजिट का करेक्ट मीनिंग जो है कंट्रेरी नहीं है। कंट्रेरी जो होता है, कंट्रेरी जो होता है, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट? अपोजिट का करेक्ट मीनिंग, अपोजिट का मतलब, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट? तो यहाँ पर जो है करेक्ट मीनिंग जो है इसका हो है सुटेबल है। अपोजिट मीन्स होता है सुटेबल एंड राइट फॉर अकेजन। अपोजिट यहाँ पर याद रखना है आपको, अपोजिट एक होता है डबल ओ डबल पी ओ एस आई टी, अपोजिट, ये है अपोजिट, ए डबल पी ओ एस आई टी, तो यहाँ पर ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। अपोजिट होता है आपका, अपोजिट उचित होता है, सुटेबल होता है, और अपोजिट होता है, इसका ये सिनोनिम दिया है कॉन्ट्रेरी। क्वेश्चन नंबर 76, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। 15 माइल्स आर, यहाँ पर 15 माइल्स सिंगल यूनिट है, तो जब कभी हमें सिंगल यूनिट बताना होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है। 77, क्वेश्चन नंबर 77 जो है, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एलोन एलोन एलोन, ऑल एलोन एलोन, ए वाइड सी। तो ये आपका जो है अलिट्रेशन है, एलोन एलोन एलोन। हालांकि यहाँ पर एसोनेंस भी है, जो कि वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड भी जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अलिट्रेशन आपका सही आंसर है। द एक्सप्रेशन एलोन एलोन एलोन, एलोन इज ए वाइड स्प्रेड सीन, एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन। क्यों? अलिट्रेशन ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। सेम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो है एक वर्ड्स का सीरीज होता है। एलोन एलोन, यहाँ पर देख सकते हैं हम, एलोन एलोन, आल आल, एलोन एलोन, तो यहाँ पर जो है सीरीज़ है वर्ड की जो रिपीट हो रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाल्डर इज़ करेक्टर। जो फाल्डर करेक्टर है वो जस्टिस में है, ये मेन करेक्टर है। एक महिला से प्रेम करता है, उसके प्रेम के लिए ये चेक को गलत साइन करवा लेता है और बाद में उसे पछतावा होता है और वो मारा जाता है। फाल्डर करेक्टर जो है जस्टिस में है, जो गाल्सवर्दी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क है, जिसके लिए जो गाल्सवर्दी ने पहले ही कर दी। हमारा ये हमारा जस्टिस जो है 1922 में जो है आया था ये वर्क।
प्ले, इनने कहा था कोई भी जो है कोई भी थिएटर का जो मैनेजर है मेरे प्ले को प्ले करने से मना नहीं कर पाया। और ये प्ले जो है कि 1 साल तक लगातार बिना रुके हाउसफुल चला था। पहला जो गर्ल्स वर्दी का प्ले था जो सबसे ज़्यादा चला था। नाउ वी अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज ए करेक्टर फोल्डर इज ए करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो बता दो जो फोल्डर करेक्टर है ये जो है जॉन गाल्सवर्दी का जो जस्टिस प्ले है उसमें है, और ये फाल्डर जो है मेन करेक्टर है इन दिस प्ले। जॉन गाल्सवर्दी का ये प्ले है, जो फाल्डर जो है वो मेन करेक्टर है। और यहाँ पर जो है गाल्सवर्दी ने जो उस समय की रियल सिचुएशन थी उसको इसमें दिखाने की कोशिश की है। इसमें आयरनी है, आयरनी ये है दिखाया तो जस्टिस गया है लेकिन जस्टिस यहाँ किसी भी तरीके से नहीं है, पार्शियलिटी हुई है, सोशल पार्शियलिटी को इसमें एक्सप्रेस किया गया है, डिपिक्ट किया गया है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जोनास फैक्टम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ये जो है रॉबर्ट ग्रीन ने ये कमेंट किया है। रॉबर्ट ग्रीन ने इनको कई सारे कमेंट्स दिए हैं, तो इसमें जो है अपस्टार्ट ग्रो भी कहा है इन्होंने, और जो है कहा है शेक्सपियर ए जोनास फैक्टम। शेक्सपियर तो जो है एक जोनास फैक्टम है और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि समझ में नहीं आता है। ये पोएट्री भी लिखता है, ड्रामा भी लिखता है, प्रॉब्लम प्ले भी लिखता है, यानी कई तरीके, सोनेट भी लिखता है। इसका कुछ समझ में नहीं आता है, तो इन्होंने जो है कि इस तरीके से, और ऐसा व्यक्ति है कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं गया है और यूनिवर्सिटी की कॉपी, यूनिवर्सिटी विट्स, जो कि रॉबर्ट ग्रीन जो हैं 7 मेंबर थे। रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लोज, थॉमस पील, थॉमस नैश, इस तरीके से 7 जो है मेंबर्स थे इसके, जो क्रिस्टोफर मार्लो मेन थे और रॉबर्ट ग्रीन भी उन्हीं में से थे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये कभी ये तो यूनिवर्सिटी में गया और ये जो है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी, फेम हमसे ज़्यादा पा रहा है, तो उन्होंने कह दिया ये तो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, यानी सभी काम कर लेता है, ये तो सभी कर लेता, कोई ढंग का नहीं करता। इस तरीके से इसको जो है इनको जो है कमेंट किया था। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर, रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को कहा था ए जोनस फैक्टम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। रॉबर्ट ग्रीन यूज इट इन 1592 पम्पलेट। इनने 1592 में एक पम्पलेट लिखा जिसका नाम था ग्रीन गॉड्स वर्थ ऑफ इट, ग्रीन्स गॉड वर्थ ऑफ इट। इसमें जो है इन्होंने शेक्सपियर को कमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मालती इज फेड अप डैश वेदर। तो फेड अप जो है डैश वेदर, फेड अप विद द वेदर, फेड अप विद द वेदर होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं कौन सा ठीक है। तो यहाँ पर जो है फेड अप विद द वेदर, फेड अप मीन्स नाराज होना, ये पूरा फ्रेज है। यहाँ बता दूँ मैं जो है कि ये फेड अप मतलब किसी से नाराज होना, गुस्सा होना, फेड अप के साथ विद आता है। फेड अप विद, किसी के साथ, किसी से, किसी कारण से फेड अप हो जाना, नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, फेड अप यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 81। मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड ऑफ 4 ऑप्शंस एज द पार्ट ऑफ 1 सेंटेंस दैट इज गिवन। यानी कि यहाँ पर जो है 4 पार्ट दिए, 4 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट्स में एरर है, वो आपको देखनी है। जिसमें दीज काइंड ऑफ पैरेलल सीम्स टू बी एक्सपेंसिव। यहाँ पर जो है दीज काइंड नहीं, दिस काइंड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दीज काइंड ऑफ पैरेलल सीम्स, यहाँ पर जो वर्ब दी गई है सीम्स जो है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी मेन वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। इफ अवर सब्जेक्ट सिंगुलर देन वी यूज एस और ई एस विद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इफ अवर सब्जेक्ट प्लूरल देन वी यूज ओनली मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और एस और ई एस जब लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगा। एक्सप्रेशन देखते हैं। दिस काइंड ऑफ पैरेलल विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दिस काइंड ऑफ पैरेलल बिकॉज नाउन पैरेलल इज सिंगुलर, नाउन जो है सिंगुलर है। इन द नंबर दीज काइंड्स पैरेलल सीम टू बी एक्सप्रेसिव, सीम यहाँ पर जो है सीम्स की जगह पर सीम होना चाहिए, तब यहाँ पर जो है दीज काइंड्स होगा, दीज काइंड्स। और यहाँ पर काइंड्स जो दिया गया है, काइंड्स जो है प्लूरल है, काइंड्स हो जाएगा यहाँ पर। इट इज़ रिलेटिव अफोर्डेबल मेंटेन इज ऑल्सो ट्रू। अगला क्वेश्चन 82 में दे रहा है, करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो हमारी है सी नंबर है डिसर्नमेंट, DISCERNMENT। द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज डिसर्नमेंट, ऑप्शन सी इज राइट। विद द मीन एबिलिटी टू जज वेल, यानी कि किसी चीज़ को एबिलिटी होना, किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को सही से जज करने की जो एबिलिटी होती है जो बोलते हैं डिसर्नमेंट, DISCERNMENT। डिसर्नमेंट जो होती है एबिलिटी टू जज वेल, किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जज करने की जो एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं डिसर्नमेंट, DISCERN, डिसर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाई जॉन्स गाल्सवर्दी, जॉन्स गाल्सवर्दी के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? तो ये जो है बहुत ही स्वान सॉन्ग लिखा गया है, द थॉर्न भी लिखा गया है, सॉरी द थॉर्न नहीं लिखा गया है, द थॉर्न जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, द थॉर्न। सेंट प्रोग्रेस भी लिखा गया है, फ्लोवरिंग वाइल्डरनेस भी लिखा गया है गाल्सवर्दी के द्वारा। द थॉर्न यहाँ दिया है, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, द थॉर्न इज रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ वाइल स्वान सॉन्ग, सेंट प्रोग्रेस, फ्लोवरिंग वाइल्डरनेस आर रिटन बाई जॉन्स गाल्सवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फिल अप द गैप्स ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर जो है पूछ रहा है, फिलअप करना है। डैश इज ए कनेक्टेड नैरेटिव, ये जो होती है नैरेटिव होती है ऑफ ऑथर्स लाइफ, समवन्स स्ट्रेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने खुद के बारे में अंतः परीक्षण, अपने खुद के पर जब व्यक्ति अपना खुद के बारे में परीक्षण करता है तो उसके लिए वर्ड आता है इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन जो है किसको डिनोट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मीनिंग होगा ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज करेक्ट आंसर। ऑटोबायोग्राफी is connected with narrative of author's life with someone's stress on introspection. 85, question number 85. Identify the error part in the following sentence. Consider the 4 options comprising the complete sentence. Complete sentence के लिए जो पूछ रहा है और एरर पूछी है, the number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms. यहाँ पर मैं बता दूँ द नंबर ऑफ जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का। द नंबर ऑफ जो है हमेशा फॉलो करता है सिंगुलर वर्ब, और जो है ए नंबर ऑफ अगर आया है, ए नंबर ऑफ जो है ये हमेशा करता है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ पीपल दिया गया है, द नंबर ऑफ फॉलो करेगा वॉज। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मिस्टेक है वो होनी चाहिए, जो एरर है वो होनी चाहिए बी पार्ट में। चलिए देखते हैं। करेक्ट, यहाँ पर मैंने मेंशन करने की कोशिश भी की है पेंसिल के द्वारा। द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ जो है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ, लेकिन वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। ए नंबर ऑफ जो है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा लेकिन प्लूरल वर्ब होगी। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्रोनाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगी, और द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन प्रोनाउन तो होगा लेकिन वर्ब होगी सिंगुलर। ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। टू वेनिस फ्रॉम वंस कंट्री। टू वेनिस फ्रॉम वंस कंट्री जो है
टू वेनिस फ्रॉम वंस कंट्री, तो ये होता है आपका एक्सपैट्रिएट। एक्स मीन्स होता आउट, वेनिस गायब हो जाना, फ्रॉम वंस कंट्री किसी एक के देश से गायब हो जाना, चले जाना, प्रवासी होता है। रिपैट्रिएट होता है स्वदेश वापस आ जाना। और इमिग्रेंट होता है दूसरी कंट्री से किसी कंट्री में अंदर एंट्री मारना। और अपनी कंट्री से कोई अगर बाहर जाता है खुद, तो उसे बोलते हैं एमिग्रेट। तो इसका हो जाएगा एक्सपैट्रिएट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया एक्सप्रेशन दिया गया, एक्सप्रेशन समझते हैं, एक्सप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रिपैट्रिएट जो है सेंड समवन बैक टू देयर ओन कंट्री, यानी कि किसी के देश को जो है दोबारा भेज देना, उसको वापस भेज देना, रिपैट्रिएट हो जाएगा। इमिग्रेट हो जाता है वन कम टू लिव परमानेंटली इन फॉरेन कंट्री, जब फॉरेन कंट्री से कोई यहाँ पर जो है परमानेंट रहने के लिए आता है वो होता है इमिग्रेंट। एमिग्रेट लीव वंस ओन कंट्री टू अदर सेटल परमानेंट इन अनदर, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ता है और दूसरे देश में परमानेंट रहने लगता है तो वो होता है एमिग्रेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 87 गिवन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर, कौन सा प्ले जो है शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है, मच एडो अबाउट नथिंग जो है ना लास्ट फेज से नहीं, कैरियर से नहीं करता है, बल्कि शुरुआती फेज से बिलोंग करता है। लास्ट फेज इनका जो लास्ट स्वान सॉन्ग कहा जाता है, हम जानते हैं टेम्पेस्ट है, इसे स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। स्वान सॉन्ग यानी अंतिम प्ले। और जो है सिम्बेलाइन भी है, द विंटर्स टेल भी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मच एडो अबाउट नथिंग इज कॉमेडी 5 एक्ट्स, ये मच एडो अबाउट नथिंग जो है 5 एक्ट्स कॉमेडी है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और ये संभवतः जो है 1598 से 99 में लिखी गई है। इट इज़ द कंसिडर टू बी शेक्सपियर्स अर्लीस्ट वर्क, इसे जो है कि शेक्सपियर का सबसे अर्लीस्ट वर्क कहा गया है, मच एडो अबाउट नथिंग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 से 90 तक जो है चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, राइट प्रपोजिशन भरना है। गिवन बिलो द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स, तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स, सेवरल हिस्से में बांट रहे हैं तो इनटू होगा, प्रॉपर्टी डिवाइडेड प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स। यहाँ बता दूं मैं, यहाँ पर अगर सेवरल पर्सन होता तो यहाँ पर अमंग हो जाता, और यहाँ पर 2 पर्सन होता तो यहाँ पर बिटवीन आता, लेकिन यहाँ ना सेवरल पर्सन है ना 2 पर्सन है, यहाँ सेवरल पार्ट्स दिया गया, सेवरल पार्ट्स में बांटा गया, तो यहाँ पर जो है इनटू होगा। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इनटू इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल, मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक बिकॉज द फ्रेज डिवाइडेड इनटू समथिंग इज यूज्ड, यानी किसी चीज़ को डिवाइडेड समथिंग, किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं इनटू समथिंग इज यूज, किसी प्रयोग के लिए, तो यहाँ पर जो है उसका प्रयोग इनटू यूज करेंगे, वहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 89, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, तो यहाँ पर सिंस लास्ट मंथ होगा। आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, तो यहाँ पर जो है सिंस लास्ट मंथ होगा, सिंस लास्ट मंथ। आगे देखते हैं, ये चूँकि सिंस जो है, सिंस ये पॉइंट ऑफ द टाइम, निश्चित समय को इंडिकेट कर रहा है पिछले महीने से, तो यहाँ पर जो है लास्ट मंथ होगा। सिंस इज यूज्ड विद द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज, योर बिहेवियर डज नॉट एक्सक्यूज एनी एडमिट, तो यहाँ पर एडमिट ऑफ होगा, एडमिट फॉर होगा, एडमिट टू होगा, एडमिट इन होगा। मेरे हिसाब से जो एडमिट टू एनी एक्सक्यूज, देखते हैं
तो यहाँ पर जो है बी नंबर जो ऑप्शन सही है, द वर्ब एडमिट विल बी फॉलोड बाय द प्रपोजिशन ऑफ, एडमिट ऑफ। हालांकि टू भी होता है, ऑफ यहाँ पर दिया गया है, ऑफ सही माना इन्होंने, एडमिट ऑफ। तो इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर बी होगा, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच्ड है। अब इसमें जो है मिसमैच्ड जो है, विलियम शेक्सपियर ने ट्रू लव लिखा है, ठीक है, ये सही है। विलियम शेक्सपियर ने कार्पे डीम भी लिखा है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिवॉल्यूशन नहीं लिखा है, टू रिवॉल्यूशन लिखा है, टू रिवॉल्यूशन या टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो यहाँ पर हालांकि सी माना गया है। वैसे लास्ट टाइम जो ये क्वेश्चन जो आया था तो बोर्ड ने इसको भी सही माना था, लेकिन इसमें थोड़ी मिस्टेक है। टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो ये जो है यहाँ पर रॉन्ग माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी। 92 नंबर दिया गया है, विच वर्क्स हैज़ कॉल्ड द शेक्सपियर एट द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हुआ है। देखिए ये जो है, जो वीनस एंड एडोनिस जो है, ये जो है इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये वीनस एंड एडोनिस जो है, इनका जो फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा गया है, क्योंकि ये वीनस एंड एडोनिस जो है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, वीनस एंड एडोनिस इज द प्रॉब्ली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन, इट इज़ नैरेटिव पब्लिकेशन, पब्लिश्ड जो है हुई है 1593 में, ये पब्लिश हुई है, 1593 में पब्लिश हुई है। और ये जो है इनने खुद के बारे में लिखा है इसमें, इसलिए उसको फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा गया है इसको। 93, द करेक्टर ऑफेलिया एंड गर्टूड अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। जो ऑफेलिया और गर्टूड है ये हम जानते हैं, बहुत ईजी है, हेमलेट प्ले में अपीयर होते हैं। ऑफेलिया जो है उसकी विलव्ड है हेमलेट की, जो प्रिंस हेमलेट है, और गर्ट्यूड उसकी माँ है। और जो है ये टू मेन कैरेक्टर हैं इन द शेक्सपियर के ड्रामा हेमलेट में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल होता है पर्याप्त, इसका एंटोनिम पूछ रहा है। सफिशिएंट भी हो सकता है, एम्पल हो सकता है, इनफ भी हो सकता है, एडिक्वेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। इसका एंटोनिम होगा मर्ज, मर्ज मीन्स कम करना। इनफ इसका सिनोनिम है, सफिशिएंट भी इसका सिनोनिम है। स्कार्सिटी जो है, स्कार्सिटी इसलिए नहीं होगा, ये जो है वर्ड जिस पार्ट, एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त, एम्पल, एम्पल जो है नाउन है और ये नाउन ही मांगेगा, तो नाउन मर्ज हो गया यहाँ पर, मर्ज, एम्पल, मर्ज या मीग्रे कह सकते हैं, मीग्रे कम करना, मीग्रे कम करना, मर्ज मी तो मिक्स करना होता है। एक्सप्रेशन देखते हैं, एम्पल मीन्स इनफ और मोर देन इनफ, प्लेंटीफुल, इनफ और मोर देन इनफ, ज़्यादा से भी ज़्यादा, प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, वाइल मीग्र मीन्स लैकिंग इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कम होना, मात्रा में कम होना, मात्रा में कम होना। एडिक्वेट, स्केंटी, लिमिटेड, स्केंटी, लिमिटेड, लिमिटेड में पर्याप्त होना। क्वेश्चन नंबर 95 दिया, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग assertive sentence, we had a very merry time of it last night। तो यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म एक्सक्लेमेटरी, सही एक्सक्लेमेटरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, वॉट ए मैरी टाइम, वॉट अ मैरी टाइम, वॉट अ मैरी